एक बार इन्होंने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाउनलोड कर दिया, डाला, क्योंकि भाभी जी मायके गई हुई थी और इनको पता नहीं था वो वापस आ चुकी। इन्होंने स्टेटस डाला, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। भाभी जी ने तुरंत नीचे टाइप किया, जब धरती पे आ जाओ तो धनिया ले आना अपने भवन में, कि जब धरती पे आ जाओ तो धनिया ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल बचने नहीं दूंगी इस चमन में। तो ये परिस्थितियाँ हो जाती हैं। अच्छा, इन्होंने मुझे एक बार बताया, यार गुड्डू तू इतना डरता है। अच्छा, मेरे सामने कभी अब ये नहीं कहते कि मैं डरता हूँ, हालांकि डरते ये भी है। मुझसे कह रहे हैं गुड्डू तू डरा मत कर, पत्नी के सामने तेज बन के रखकर, कड़क बिल्कुल मिर्ची की तरह। मैंने, भैया तुम मेरी घरवाली को नहीं जानते, वो खुद शिकारी मुझे शिकार बना देती है, मारती ऐसे ही बीमार बना देती है, कि वो खुद शिकारी मुझे शिकार बना देती है, मारती ऐसे है बीमार बना देती है, और कैसे बन जाऊँ मेरे दोस्त मैं मिर्ची की तरह, वो तो मिर्ची को भी अचार बना देती। परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। अच्छा, ये आजकल फ़ोन में बहुत लगे रहते हैं। मैंने इनसे अभी कुछ दिन पहले, इनके दादाजी का स्वर्गवास हुआ था, अब इतना फ़ोन में लगे रहते हैं, इनकी भाषा भी फ़ोन की भाषा हो गई। मैं इनके घर पे गया, मैंने कहा यार अभी कुछ दिन पहले तो दादाजी को देखा था, क्या हुआ था, कैसे क्या हो गया, मतलब कुछ समझ नहीं आया। तो इन पता नहीं कौन सी टेंशन में थे, फ़ोन की लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहे। बोले क्या बताएं गुड्डू भैया, रोमिंग पे दिन गुजार रहे थे, फिर भी लाइक और कमेंट मार रहे थे, जो रोज़ करता हूँ वही आज किया था, अभी सुबह चूसते के रिचार्ज किया था, सवेरे तक ठीक थे, वो पड़ोसन आंटी से बतिया रहे थे, तब तक तो फुल नेटवर्क आ रहे थे। हमको लगता है कि कोई झगड़ा इनके बीच हुआ होगा, तभी इनका सिस्टम आउट ऑफ रीच हुआ होगा। मैंने कहा भाई आप किस टेंशन में हो, सही सही बताओ क्या हुआ था। कह रहे यार दादाजी गुजर गए बस, और क्या हुआ। तो एक बार मैं चाहता हूँ, पूरी रचना में सुनाना नहीं चाहता आपको, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाएं विनोद पाल के लिए। भाई विनोद पाल आपके बीच आए। आप तो खुश हो भैया, या और कुछ कहूँ? और इतनी तारीफ सुन के बस यही कहूँगा, बस कर पगले, रुलाएगा क्या। जी बस, अब जहाँ आपने इतना सुना है बस 5 मिनट और, बस फिर उसके बाद बस मुझे 5 मिनट सुन लो, फिर उसके बाद 15 मिनट उनको सुन के फिर आधे घंटे तक हम ये समापन करेंगे। आप आराम से चले जाना, बस ज़्यादा समय नहीं मांग रहा आपसे। देखिए आप बहुत अच्छा सुन रहे, मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए भाई। नहीं कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं, और ये उन्होंने ही बजाए जो मेरी तरह है। तो हाँ बच्चों को लाना ये दिक्कत है, घर के राज खोल देते महफिल के बीच। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल। बच्चे आजकल के बड़े, भाई साहब मैं बतला दूं, देखो कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए, हम लोगों को खुद ही नहीं पता हम कहाँ पे थे कहाँ पे नहीं। वरना मैं बतला दूं, लड़के क्या होते हैं, लड़के क्या होते हैं, मैं भाई को बता रहा हूँ। हम पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं, रे श्यामलाल इधर आ, पुनीत इधर आ, राजेश इधर आ, और रात के 10 बजे पता ही लड़कों की आवाज़ कैसी हो जाती है मोबाइल पे, हेलो। अरे पकड़ लिया मैंने तो इसका मर्ज। अच्छा, जिससे बात कर रहा हूं उसको तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा हुआ है। लड़की कहती है हाँ हेलो बोल, लड़का फिर क्या कर रही है, लड़की फिर यार खाना खा रही हूं। अच्छा पता चल गया खाना खा रही हूं, लेकिन फिर भी भाई खाने में क्या खा रही। लड़की कह रही यार तू ऐसे ही बदतमीज रहेगा क्या जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूँ, कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। तो लड़के ने जवाब दिया अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम अ होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड यू 20% नो क्लेम बोनस, इट इज इंक्रीज आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20% of your 25% and the last will be 50%, it will be remain 50% till then you don't take claim. You can transfer your NCV for all vehicle to vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हूँ आम के अचार के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वाह। मैं बतलाऊं, मैं मथुरा के बस स्टैंड पे उतरा, मैं देखो माँ ऐसी होती है, बेटे की तारीफ हो रही है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है, घर में सबको हंसाता रहता है ये। वो जो इतनी दूर से किसी का लाड़ लाया उसकी नहीं सुन रहा कोई भी। आप यकीन मानिए, देखिए मैं बतलाता हूँ, लड़के ऐसे ही होते हैं। मैं भी मथुरा के स्टैंड पे उतरा, महिलाएं क्या है, मैं भी मथुरा के स्टैंड पे उतरा, लड़की बोली विनोद, मैंने बोला हाँ, मैं
मैं कौन, पहचान नहीं आया। अरे मैं नहीं पहचान पा रहा। फिर उसने मोबाइल खोला, इंस्टाग्राम खोला, 5 फिल्टर लगा के फोटो खींच के मुझे, मैं बोला अरे सीमा तू। मैंने पहचाना उसे। फिर उसने इंस्टाग्राम के फीचर लगाए तब कहीं जाके। लेकिन देखिए ये समय सीमा हमारे को ये यात्रा उस व्यक्ति तक करनी है जिसने जीवन में सिर्फ हास्य ही बिखेरा है। मैं अपनी 5 मिनट की भूमिका आपके बीच में रखना चाहता हूँ। स्वागत भैया। और देखिएगा क्या होता है। आप में से बस मुझे एक बार हाथ उठा के मुझे बताइएगा कितने लोग ये जानते हैं, ये प्रथा आज भी दिल्ली में और हरियाणा में है, यूपी में भी होगी कहीं पे, कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइए। बस आप जानते हैं तो मेरी दुकान चल जाएगी। अब एक दृश्य आपकी आंखों को दे रहा हूं। स्वागत भैया। लड़की का वजन 150 किलो। और पुनीत जी सबसे बड़ी बात, लड़की का कोई सगा मामा ही नहीं है। तो पंडित जी ने जैसे ही बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ, तो वो लड़की का बाप यूं करके देखे जाए सबको, अरे वो अरे पुनीत गोयल जी। अब पुनीत गोयल जी का तो चेहरा सफेद हो गया। बेटे उठा दियो जरा। तो पुनीत गोयल जी तो वो इंसान है जो उस लड़की के संग बचपन से स्टापुर खेलते आ रहे हैं। इन्हें तो पता है कि वो स्टापुर पे कूदती थी, स्टापुर के चकनाचूर करके रख देती थी। तो जैसे ही बोला बेटे पुनीत उठाइए, तो पुनीत भाई साहब एकदम, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हो रहा है। वाह भाई वाह। डॉक्टर ने बोला जरा सा झुकेगा पथरी फट के। अच्छा ठीक है रहने दे, कोई बात नहीं। बेटे मफतलाल, इसलिए तो वहां पे आवाज मार रहा हूं, मुझे पता है। अरे मफतलाल बेटा उठा दियो। अच्छा मफतलाल तो बेचारे इतने घबरा गए 150 किलो से, ये भूल ही गए मैं आदमी हूं औरत हूं। जैसे बोला बेटे मफतलाल उठाई, तो मफतलाल, मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा? अच्छा ठीक है। अब ऐसे में आपने देखा होगा शादियों में कोई भी मदद के लिए आ जाता है। अब उस शादी में बाबूलाल डींगिया जी भी थे। वो इधर है। हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे ये भी थे। ये ऐसे व्यक्ति ये कह रहे बाबूजी, ये वहां शादी में कोई भी मदद के लिए आ जाता है, पीछे पीछे सबसे कह रहे बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना है, बाबूजी मेरे लायक। तो सब पीछे वालों ने बोला भैया आगे जा, आगे काम होगा। ये आगे आगे पहुंचते पहुंचते लड़की के बाप तक आगे, कह रहे बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो इसका इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप बोला जा छुटकी को लेके जा। अब इन्होंने छुटकी देखी, कह रहे कहाँ अंकल जी? यहाँ पे। भाई वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। क्या करना है अंकल जी? हैं? उठाने? अंकल इसको तो उठाने में मैं उठ जाऊंगा। और छुटकी ना आए हो, यह तो मुटकी है। वाह वाह वाह। पर सबने बोला नहीं। देखो मफतलाल जी की मिसेज बैठी हुई, उन्होंने बोला भैया बाबूलाल भैया अब तुमने बोल दी, अब तुम्हें उठानी पड़ेगी। तो बाबूलाल डिंगिया जी ने उठाने की छोटी सी कोशिश की, तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आई। पर तभी ये आशिका नाम की लड़की आई और इसको लगा ये अंकल जी उठा नहीं पा रहे। इसने सुल्तान फिल्म का गाना गाया इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अंकल जी खून में तेरे मिट्टी, वाह वाह, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब बाबूलाल डिंगिया जी ने लड़की उठा ली। पर उस घर का दृश्य नंबर 3 ये था, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। ये लड़की को जैसे तैसे करके लेके जा ही रहे थे कि आधे रास्ते में लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो वापस लौट के मां के पास रोने के लिए आ गई। लड़की का बाप बाबूलाल जी से बोला जा लड़की को लेके आ। बाबूलाल जी लेके आ मतलब? नहीं आधे रास्ते तक तो लेके आ गया था, बस भैया यहीं पे लिया। कह रहा दोबारा से उठा। अब इन्होंने दोबारा से उठाने की कोशिश की, लड़की नहीं उठ रही। अब की बार आशिका ने गाना बदल दिया। इसने गाना गाया जीत जाए। वाह भाई वाह वाह वाह।
बाबूलाल डिंगिया जी की आवाज। बच्ची ने फिर गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। बाबूलाल जी की आवाज, हर कदम एक नई जंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और उसे हाथ रख कर शिक्षा दे रहे, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को बाबूलाल डिंगिया तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। भाई बहुत बढ़िया विनोद भाई, वाह। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा करा, हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सुन के तो बाबूलाल जी का खून सूख गया। कह रहा कौन सी बच्ची? लड़की फूल सी, फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रहे। अरे वाह भाई, लाड़ लाड़ में के खिला दे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो भाई साहब बाबूलाल डिंगिया जी की पत्नी और इनका लड़का वहीं पे खड़े, और इनकी पत्नी वहीं पे खड़े खड़े, आज न बचे ये तो गए। इनका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ। बोला कौशल्या रोवे क्यों है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये लोग सारे मिलकर ताली नहीं बजा रहे। भाई बहुत खूब, कह रहा ले बजा दी, अब बता। कह रही बोलना के है, आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, और होना के वाह वाह वाह। बोला अगर मुझे कुछ हो जा, ऐसे में भी इनका दिमाग देखना, बोला अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को KSPM स्कूल में भर्ती करवा दी। 1 साल की फीस तो माफ ही कर देंगे। आगे बढ़ा भाई साहब तो लड़की की बुआ आ गई, और लड़की की बुआ जमीन पर लेट गई, पतली सी थी बिल्कुल बाबूलाल डिंगिया जैसी, बिल्कुल पतली सी थी, जमीन पर लेट गई, उसके दोनों पैर पकड़ लिए, बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी ना ले जाने दूं, मैं मर जाऊंगी। बोला देखियो हाथ से छूट रही है और तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक पंडित जी आए, बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, अगर आप कहो तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप बिल्कुल गेट तक पहुंच जाओगे। बाबूलाल जी बोले भाई महामृत्युंजय का जाप आता हो तो पढ़ दे। अब ये बिल्कुल गेट तक पहुंच गए, डोली वाली कार भी दिखाई दे रही है। इतने में सब फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। बाबूलाल जी बोले सालो मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के? वो बोले भाई लड़की की दादी आई, 2 आदमी तो पकड़ के ले गए। दादी ने बोलना स्टार्ट किया, भैया क्या कह रही है यू हैं, क्या कह रही है? कह रहे भैया बुजुर्ग औरत है, सांस फूल रही है। कह रहा सालो किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादियां एक लाइन बोलकर लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, भाई वाह वाह वाह। ओ मेरी चिड़िया, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो डोली वाली कार तक बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गया, लड़की लेके बोला जल्दी से दरवाजा खोल। ड्राइवर बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा, कर जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी, अरे बोल, कह रहा वही गाड़ी थी, ये मजाक कर रहा है। वो फिर दोबारा लेके कर तुझे मजाक सूझा, जल्दी से खोल। कर अंकल जी दरवाजा जाम हो गया, घुमा के ले जाओगे? कर हाँ। जब घुमा के ले जाओ तो एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह क्यों क्या हो गया? कर अंकल जी ऐसा गाय आ रही है। वो लोटा गाय ना बोल, मैं भैंस लेके आ रहा हूं। जैसे उसने लड़की को गाड़ी में बैठाया, पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोल निकाल। कर निकाल मतलब? अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की बाहर निकलवाई और जेसीबी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोले बेटे चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं आपसे, एक मिशन पे चल रहा हूं। ये जो बच्चियां यहां बैठी हुई हैं,
बेटा जीवन में ना 4 पंक्तियां मेरी याद रख लेना। ये सिर्फ इसलिए भी कह के जा रहा हूं क्योंकि तुम आने वाली संतान आज माँ बाप से भी ज़्यादा हाईटेक हो चुकी है। अब वही वाली बात अरुण जेमनी जी वाली बात के बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, अब तो सीधे बाप पैदा हो रहे हैं हुक्म बताने के लिए। तो बस मेरी एक बात सुन लेना कि माँ बाप की जो बात मानोगे सदा तुमको फल मिलेगा। माँ बाप की बात जो मानोगे सदा तुमको फल मिलेगा और अच्छे कर्मों का तुमको अच्छा सिला मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चों कभी राह से भटकना मत, क्योंकि इस राह पे हर मोड़ पे खड़ा तुमको एक रावण मिलेगा, तुमको एक रावण मिलेगा। अच्छा महिलाएं, काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कुछ महिलाएं ताली भी नहीं बजा रही। देखो मफतलाल जी की पत्नी को तो ये सुविधा है क्योंकि उनको तो पेमेंट देनी है हमें, वो ताली नहीं भी देंगी तो भी चलेगा, पर आपको ये सुविधाएं नहीं है, आपको ताली बजानी पड़ेंगी। हालांकि मैं बता दूं हमारे को हर कवि सम्मेलन में एक महिला ऐसी मिल जाती है जो ताली नहीं बजा रही होती। मेरे को एक बार मिल गया अहमदाबाद में, मैं भाई साहब मैंने कविता सुनाई, मुक्तक सुनाया, छंद सुनाया, गीत सुना दिए 4, पर अगली ताली बजा के न देवे। मैं आखिर में नीचे गया, पैरों में पड़ के बोला बहन जी अब ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। ये है। और इनका ऐसे ही है भाई साहब, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, और जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब नंद मिलती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। और देखो इस बात पे मफतलाल जी की बीवी ने ताली बजा दी भाई साहब, तो इसका मतलब तालियां असर करती हैं भाई साहब। और मैं इतना भी अच्छी तरह से जानता हूँ, वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास और पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई, बस जो बहुएं उनके लिए चुटकुला खत्म, उनको सुनना भी नहीं आगे क्या हुआ। मेरे 756 कवि सम्मेलनों का रिकॉर्ड है। हमेशा कवि सम्मेलन से नीचे उतरते 4-5 नई बहुएं आके मुझसे हमेशा पूछती हैं भैया कौन से टूर एंड ट्रैवल से भेजी थी तुमने अपनी सास? ये होता है। तो सास वाली बस खाई में गिर गई, ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। तो देखो हालात हम घर से ही, हाथ से जब भी निकलता भाई साहब घर से निकलता है। अब मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं जो आंधियों में चला जाए तो 1-1 किलोमीटर पीछे हो जाता है। यकीन मानो गोवर्धन में जब भी परिक्रमा लगाने आता तो घरवाली कहती है आंधियों के दिनों में नहीं जाओगे तुम। 14 कोस की परिक्रमा 85 कोस के करके आते हो तुम पूरी। एक ऐसा व्यक्ति जब आंधियों में निकलता है तो अपनी जेब में ईंट रोड़े रख लेता है ताकि मैं ज्यादा पीछे न जाऊं। एक ऐसा व्यक्ति मैं बतला दूं कि इतना हल्का हो गया हूं, ये अपनी पत्नी को 4 पंक्तियां सुनाते, सुनिएगा आपके भाई साहब। फिर उसके आगे की 2 पंक्तियां ये बोल रहे थे कि इतना हल्का हो गया है, इतना हल्का हो गया हूं तेरी जुदाई में। ये अपनी पत्नी को कह रहे थे इतना हल्का हो गया हूं तेरी जुदाई में कि मच्छर भी उठा के ले जाते हैं 4 पैसे। और कोई कहता है भिंड से, कोई कहता है मुरैना से, मैं कहता हूं ये निकला है हड़प्पा की खुदाई से। एक बार आपकी जोरदार तालियों के बीच में भाई साहब बाबूलाल ढिंगिया जी। भैया मेरा किसी से निवेदन है प्लीज ये पंखा बंद कर दो। अगर ये कभी उड़ गया ना, अगर ये कभी उड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। वो बंद भी करने आ रहा हो तो वो बंद भी करने आ रहा है। जी जी। महाचैत से नई साल शुरू हुई, आप सबको नई साल मुबारक हो। आहा। भाई साहब मैं बिल्कुल शांत बैठा था, 26 किलो का आदमी। पाल जी ने मुझे उठाया, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान जिसने मुझे उठाया उसे तू उठा। और भाई 1 मिनट भाई साहब, और भाई साहब जो मेरी घरवाली की बात कर रहे, एक इनकी घरवाली की बात सुन लीजिए। हाँ सुना दो जी। हम कवियों का साहब आना जाना होता है। एक दिन अकस्मात है सब हुआ, मुझे दिल्ली में कोई साधन नहीं मिला। मैंने कहा क्या करूं मैं, चलो जी विनोद पाल जी के यहाँ रुकते। मैं इनके घर रुका था। हाँ। मुझे ये पता नहीं था कि इनके घर में गृह युद्ध छड़ा हुआ। 1 सप्ताह से इनकी धर्मपत्नी इनसे कोई बात नहीं कर रही। हाँ।
जैसे मैं आया, हाँ। इन्होंने कहा मेरी धर्मपत्नी नाराज है, डीगिया जी घर आ गए, अब मेरी बात कैसे बने। लेकिन इन्होंने मेरा सम्मान किया, मुझे खाट पर बैठाया और घरवाली को आवाज़ दी कि शायद आज मेरे मुख अपने मुख से मुझसे बोल जाए। अरे बोल जरा सुनना, डीगिया जी आए, थोड़ा पानी पिलाना। घरवाली बोली बूढ़े क्यों घड़ा में, क्यों गुस्सा में थी। ये कभी थे साहब बुद्धि से काम लिया। बोल घड़ा कहाँ है, कि रसोईया में। हाँ। अरे बोल रसोईया कहाँ है, मकान में। अरे बोल मकान कहाँ है, के गांव में। बोल गांव कहाँ है, के पंचायत में। बोल पंचायत कहाँ है, के तहसील में। अरे बोल तहसील कहाँ है, के जिले में। बोल जिलो कहाँ है, के प्रांत में। अरे बोल प्रांत कहाँ है, के भारत में। बोल भारत कहाँ है, के एशिया में। अरे बोल एशिया कहाँ है, के संसार में। बोल संसार कहाँ है, के पानी में। बोल पानी कहाँ है, के बूढ़े क्यों घड़ा में लादर पे बाद है। ये भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां भाई। वाह वाह, क्या ताकत में दिखलाई है भाई, वाह। ये इसकी औकात है साहब। हाँ मेरे और बताऊं एक दूसरी बात, और भी पता नहीं बुरी लगी, बुरी लोग लगी, कह रहे बुढ़ापा साहब इसकी वाली। धर्मपत्नी ने जेब में ईंट धरता ही पत्थर धर दिए। ये सब होता जाता है साहब। हाँ। वास्तव में सच कह रहा हूँ, इटावा से कब सम्मेलन से हम वापस लौट रहे थे हाँ और भाई साहब मुझसे बोले मेरे इस डील डॉल को देख करके, हाँ। अरे अब्दुल डीजा जी ये क्या है रेलवे स्टेशन पर। हाँ अरे मैं भाई साहब ये तो वजन तोलने की मशीन है। हाँ तो यार बोल भाई साहब वजन तोलो, अपना भी तोलो हमारा भी तोलो। हाँ। मैंने कहा भैया तोल। तो बोले एक शर्त रखना है। बोला हाँ। बोल भाई साहब मैं जब वजन अपना तुलाऊं तो आप पैसे देना। हाँ 13 तुलाए। तो मैंने कहा यार वास्तव में दिल्ली के लोग होशियार हैं। हाँ तो साहब हुआ क्या, इन्होंने मुझे मशीन पर चढ़ा दिया साहब और 1 रुपए का सिक्का डाला, उसमें एक कार्ड आया जिसमें लिखा था 26 किलो 600 ग्राम मेरा वजन। मैंने पाल जी को मशीन पर चढ़ा दिया साहब। मशीन पर जैसे मैंने चढ़ाया, 1 रुपए का सिक्का डाला, सच बताऊं कोई कार्ड ही नहीं आया। हाँ 2 रुपए का डाला फिर भी कोई कार्ड नहीं आया। हाँ। और जब 5 रुपए का सिक्का डाला तो इतना बड़ा कार्ड आया और कार्ड में लिख रहा बोल कृपया कार्ड को गौर से पढ़ें, मशीन पर एक साथ 5-5 ना चढ़े। बढ़िया। मेरे भाई साहब कह रहे थे, बोले भाई साहब 5 पांडव बैठे, द्रौपदी जी हैं। अरे यार भाई साहब तुझे ये नजर आ रहे हैं, ले मुझे लंका नजर आ रही है। रावण जी इधर धरे हैं, कुंभकर्ण जी इधर पर हैं, सीता बेचारी अशोक वाटिका में राम ही राम पुकार रही। लीजिए साहब मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ, काम का निकला कवि हूँ। अगर कोई अल्फाज मेरे मुख से निकल जाए तो माफ करना साहब, माफ के अलावा मेरा करोगे का आप। और एक बात और बता दूं साहब, ये सब पढ़े लिखे कवि हैं। हाँ मैं गांव का कवि हूँ, मात्र 5वीं पास कवि हूँ, ये भी सच बता रहा हूँ। अच्छा। ये पढ़े लिखे कवि हैं साहब, पढ़ लिख के कोई तीर तो मान ना लियो, कर कबता रहे भाई मैं 5वीं पास कर रहा हूँ। भाई वाह। और एक बात और कहूँ साहब कि जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने मेरी जेब में ईंट पत्थर रख दिए, क्योंकि वजन से कहीं उड़ेगा तो नहीं। हाँ। लेकिन भाई साहब जब मैं उहर के बस अड्डे पे आया तो कंडक्टर बुरी तरह चला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा का। हाँ ड्राइवर बोलो बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तू आज स्वर्ग पहुंचा दूँ। भाई साहब मैंने ड्राइवर से कहा मैं ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। हाँ कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत। मैंने मुझे पता है बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 आके। भाई साहब जिस बस में मैं बैठा था उसी बस में विनोद पाल जी बैठे थे। हाँ। मैं जैसे बैठा बस में चढ़ा, मैंने विनोद पाल जी से कहा यार विनोद पाल जी विकलांग हूँ, मुझे भी बैठ जाने दे। बोल पीछे जा। भाई साहब आगे जा पीछे जा, 15 मिनट हो गई, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। पर वो ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा और बोले बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया, बस चली 5 किलोमीटर पर जाकर रुकी। कारोई पैंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब 1 मिनट बस में चढ़ी और पाल साहब बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी। लो मैं सरकता हूँ, आओ बैठ जाओ। लेकिन भाई साहब सच बताता हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गए। बहन जी सब किस्मत का खेल था, अपने जो होता था। भाई साहब जब भुसावर बस अड्डे पर आया, एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है। बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा। बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कमबख्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बाप ऐसे ही पैसा मांगे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब मेरी हैसियत ऐसी है। विनोद पाल जी बैठे थे मेरी बगल में, मैंने तुरंत भिखारी से कहा भाई साहब इनसे ले ले। तो भिखारी ने विनोद पाल जी को ऊपर देखा
और नीचे देखा फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले खुदा ही भिखारी सो लग रहा है हमको, कहा देखो। और भाई साहब जब भरतपुर बस अड्डे पर आते एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। मैं कम वक्त चाय 10 रुपए की आती है? चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम काऊ तो पिएगी। अरे तू भिखारी होकर के मैंने के प्रेम का रखता है? बोल भाई के चक्कर में भिखारी बनो नहीं, मैं हूं महलन में रह रहा हूं पहले तेरी तक। और भाई साहब जब ठीक आपके मुथरा धौरी प्याऊ पे आया तो एक भिखारी आया और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी कुछ 2 दिन का भूखा हूं दे दो। भाई साहब विनोद पाल जी गुस्से में थे, बोले नहीं है कुछ नहीं है। कि नहीं बाबूजी दे दो। 5 रुपए दे दो। विनोद पाल का नहीं है। 4 रुपए दे दो बाबूजी। विनोद पाल जी बोले नहीं है। अरे तो बोल 1 रुपए दे दो। बोल नहीं है। तो बोल तू यहाँ खड़ो खड़ो क्या कर रहे हो? तो बोल क्या करूँ? बोल आजा मेरे संग मथुरा में दोनों जने मांगेंगे। और ठीक जब भाई साहब आपके यहाँ आया भूतेश्वर के पास में इस पे, तो मुझे नज़र उठा के किसी ने देखा। एक डॉक्टर साहब ने बोला डॉक्टर साहब माफ़ करना मैं आपके बारे में नहीं, मैं तो उन राजस्थान के डॉक्टरों के बारे में रचना पड़ रहा हूं। बहुत बढ़िया। कि मरीज का दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। अब ये बात अलग है कि अगर राजस्थान में कब तक पढ़ता हूँ तो यूपी के डॉक्टरों की कहता हूँ कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी। एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला और डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज? मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? भाई वाह 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 भाई ढिंगिया जी कमाल। समय बिना भूमिका बनाए एक छोटी सी कविता और पढ़ रहा हूँ। स्वागत भैया। 5 मिनट में 7 कविता पढ़ूंगा। वाह जी हाँ। बिना भूमिका बनाए। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोले मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाय 10 मिनट में। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाहे 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी ये कर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए। इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। ओहे साहब, विधवा के नाम पे आप बेचारे मुझे मानना का ओहे साहब। लेकिन भाई साहब इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने क्या आत्महत्या करने? बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा। 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? मैं बोला कैसे? घरवारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन तुझे। भाई लाजवाब। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। 5 हीटर रख के घर चली आना, बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा। 1 मिनट बंद और कर दीजिए साहब। बड़े बेटे को समझाएगा, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा उसे।
अभी मैं पिछले 3 दिन पहले फिर आया था यहीं पे मथुरा में, और मथुरा में भाई साहब, मथुरा के पुलिस स्टेशन में था मेरा प्रोग्राम। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने मेरे को भाई साहब 1 घंटे तक सुना। ये बड़ी अचरज की बात, जो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने 1 घंटे मुझे सुना और उसके बाद मुझे पेमेंट भी दी। तो मुझे उस दिन पता चला कि पुलिस वाले देते भी हैं। उन्होंने खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी, क्योंकि पुलिस वालों की वर्दी खाकी होती है। मैंने खाकी कलर के लिफाफे को यूं आकाश की ओर करा और साइड से बस थोड़ा सा ही फाड़ा था। इतने में एक कांस्टेबल ने मेरी गुद्दी पकड़ ली। बोले बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। पुनीत जी 5,000 में बुलाया था, 50,000 में छोड़ा। इसलिए मैं पहले ही देख रहा हूं कोई पुलिस वाले नहीं बैठा हुआ भाई साहब। अब आप बिल्कुल देखिए कविता सुनने के माहौल में आ गए हैं। हालांकि मैं उस कवि का एक क्रम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हास्य की हिलोरों में लिपट जाइए, क्योंकि देखिए जीवन में गम बहुत हैं, और गम का जो अगर हम रोने पे आए तो हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं गम से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब भी कभी हमें ऐसे पल मिले जहाँ पे हंसने बोलने के लिए, जहाँ पे मामा जी जैसा व्यक्तित्व और मफतलाल जी जैसा व्यक्तित्व और लोगों को संगठित करके हंसाने का कार्य हो, तो मैं एक व्यक्ति को बहुत भरोसे के साथ मंच पे उतारना चाहता हूँ, जिसका नाम होता है गुड्डू शादीशुदा। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में भाई गुड्डू शादीशुदा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ, उपस्थित सभी वरिष्ठ कवियों को नमन करता हूँ, और साथ में जो हमारे मामा जी हैं जिन्होंने इतनी देर मंच का कारोबार संभाला, माइक पकड़े रहे। अच्छा, इससे एक बात तो तय है हाँ, कि घर में मौका इनको भी नहीं मिलता बोलने का। आभार व्यक्त करता हूँ आप सब लोगों का। हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा नाम गुड्डू शादीशुदा है। हाँ। अच्छा, मैं एक इकलौता ऐसा शादीशुदा हूँ जिसका शादीशुदा से पहले ही शादीशुदा नाम पड़ गया था, क्योंकि मेरा ब्याह तब तक हुआ ही नहीं था जब मुझे ये लक़ब मिल गया था। अच्छा। अब इसकी दिक्कतें क्या आती हैं, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। स्वागत भैया। कि इस नाम के चक्कर में जाने ही कितने रिश्ते लौटे हैं। भाई पहले ही शादीशुदा है तो कि इस नाम के चक्कर में जाने ही कितने रिश्ते लौटे हैं। किस्मत फूटी, टांगे टूटी और सर भी हमारे फूटे हैं। क्या तुम्हें बताऊं, ऐसे भी अरमान हमारे टूटे हैं। सहरा बांध गए थे, कन्यादान लिखा कर छूटे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, लेकिन मैं पहले ऐसा नहीं था, थोड़ा तगड़ा हुआ करता था, वेट लिफ्टिंग वगैरह किया करता था। जी जी जी। कि कोई तूफान भी गम का जिसे छूने से डरता था। बाबूजी यही मुस्कुराहट आपकी मुझे देखनी है बस। कि कोई तूफान भी गम का जिसे छूने से डरता था। मेरे अपने ही लोगों ने इमारत वो गिरा डाली। अरे बहुत कोशिश की यारों ने मेरी हस्ती मिटाने की, न कुछ कर पाए तो आखिर मेरी शादी करा डाली। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्योंकि वो जानते थे, अकलमंद थे। हाँ। वो जानते थे कि किसी का भगवान किसी का खुदा होता है। हाँ। किसी का भगवान किसी का खुदा होता है, और जिसका कोई ना हो वही शादीशुदा होता है। बढ़िया बढ़िया। और मेरी हिम्मत की दाद देना साहब। हाँ। कि बेसुरे राग को सरगम बना लिया। हाँ। बेसुरे राग को सरगम बना लिया। अपने हाँ। दिल का उसे मरहम बना लिया। सारे रिश्तों में जब गमों की भीड़ सी देखी, हमने एक गम को ही बेगम बना लिया। भाई वाह वाह गुड्डू भाई वाह। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बहुत नारी शक्ति यहाँ पे बैठी हैं, सभी नारी शक्ति को नमस्कार करता हूँ। एक चीज़ मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी कविताओं की सभी बातें काल्पनिक हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। अच्छा। क्या है कि महिलाओं को पता नहीं लगता लक्ष्मी से कब दुर्गा बन जाए। हाँ। और ये सच है कि संविधान में भी हमारे लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा है कि नारी लक्ष्मी का रूप होती हैं। हाँ। पर दुविधा मेरे साथ ये है कि यह लक्ष्मी का रूप मुझे सिर्फ अपनी बेटी में ही नजर आता है। सास ससुर की बेटी में आज भी मुझे भवानी ही नजर आती है। बहुत बढ़िया। और शास्त्रों में यह भी लिखा है कि नारी का सम्मान बहुत जरूरी है, जरूर करना चाहिए, क्योंकि हाँ। इस युग में भगवान तो आ नहीं सकते। हाँ। अगर सम्मान नहीं करोगे तो उनके रूप में पुलिस वाले आएंगे। और फिर ऐसी जगह टैटू बनाएंगे कि ना आप दिखा पाएंगे ना छुपा पाएंगे। वाह 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 वाह। परिस्थितियां ऐसी हो जाती, मैं बताता हूँ, मेरी पत्नी में बड़ी गजब की क्वालिटी है। दादा सुनना। हाँ। कि मेरी पत्नी में बड़ी गजब की क्वालिटी है। हाँ। मुझे कभी भी कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। उसके हाव भाव से ही पता चल जाता आज कौन सा त्योहार है। हाँ। एक दिन सुबह सुबह मेरी पत्नी ने मुझे दूध का गिलास थमाया। हाँ। मैं बोला, पत्नी से इतना प्रेम कहाँ से आया? हाँ। बोली, तुम हो देवता। हाँ। तुमसे ही आती लक्ष्मी है। हाँ। बस इतना कहते ही समझ गया आज नाग पंचमी है।
परिस्थितियां ऐसी हो जाती है। विनोद भाई के घर एक बार चला गया, मैं इनको आवाज दिए बाहर निकल के आया। मैंने कहा विनोद भाई सब ठीक ठाक जी है, भाभी जी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। हाँ। बोली अंदर रसोई में रोटी बना रही है। मैंने कहा अच्छा, आटा तो तुम्हारे हाथों में लगा हुआ है। अच्छा ये भी कवि है, बिना जवाब दिए कहाँ मानने वाले। बोले गुड्डू भाई अपने गिरेबान में झांक के देख लिया करो। मैंने तो तुमसे नहीं पूछा तुम कपड़े धो के आओ, साबुन तो तुम्हारे हाथों में भी लिखा। परिस्थितियां ऐसी हो जाती बाबूजी, मैं हाथ से बता रहा हूँ, सबका हाल एक जैसा होता है। हाँ। वो एक लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर सा आदमी भागता हुआ जा रहा था, मैंने उसे रोका, भाई क्यों भाग रहा है? बोला झगड़ा हो रहा। मैंने कहा जब डर के ही भागना तो डोले किस लिए बनाए? अरे शेर जैसा सीना तेरा, सन्नी देओल जैसी कलाई है। बोला भैया पत्नी मारे तो भागने में ही भलाई है। बढ़िया बढ़िया। वो एक शराबी बैठा रो रहा था। हाँ। मैंने उससे पूछा क्यों रो रहा है? बोला पैकेट पे लिखा होता है हाँ। सिगरेट पीना हानिकारक है, बोतल पे भी लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है, बस इसी बात की इस दुनिया से शिकायत है, ये कार्ड पे क्यों नहीं लिखते शादी करना हानिकारक है। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा असली दुख बता तेरा कारण क्या है? बोला कारण कि ये है कि जब भी मैं पी के आता हूँ पहले तो वो बटुए से 1-2 हजार लेती है और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। कि पहले तो वो बटुए से 1-2 हजार लेती है और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। दर्द पिटने का और पैसों का नहीं है प्यारे, दर्द तो ये है कि बोतल उतार देती है। सबके अलग अलग दुख हैं। अच्छा कभी कभी अगर गलती से पत्नी से कोई प्यार भरी बात भी कर लो या तारीफ कर दो तो मजा उतना ही आता है जितना झगड़ा करने में आता है, यानी रिजल्ट वही मिलता है। मैंने पत्नी की तारीफ में 4 पंक्तियां उसको सुनाई जी कि बज़्म-ए हुस्न का खिलता हुआ गुलाब हो तुम, बज़्म-ए हुस्न का खिलता हुआ गुलाब हो तुम, मेरे दिल ने कहा नूरे जहां खिताब हो तुम, हसरते दीद आसमां को भी रहती है तेरी, चांद का है अगर कोई तो वो जवाब हो तुम। भाई वाह 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 वाह। अब पत्नी तो पत्नी है, बोली किसके लिए लिखा है? किसके सपने हो संजोए अभी तक? किस ख्याल में हो जो कपड़े नहीं भिगोए अभी तक? अरे तुमने ही कहा था मुझे रानी बना के रखोगे, फिर ये बताओ ये बर्तन क्यों नहीं धोए अभी तक? वाह। बाबूजी कोई और होता ना तो हेकड़ी पल में निकाल देता, पर आदेश था पत्नी का, कैसे टाल देता। पर हैरत की बात यह है पत्नी का आदेश सुनते ही मेरी नहीं बर्तनों की सांसें अटक गईं। वो प्लेट जो सबसे ऊपर थी नीचे खिसक गई। चाय केतली कटोरी आपस में फुसफुसा रही थी और प्लेटें एक दूसरे में खुद को फंसा रही थी। वाह। मैं सोच भी नहीं सकता कि चम्मच गिलास के अंदर जाकर छुप जाएगा, क्योंकि वो जानता था मेरा हाथ गिलास के अंदर तक नहीं जाएगा। पर जैसे ही बर्तनों की तरफ मैंने कदम बढ़ाया मुझे देखकर सबसे पहले कुकर चिल्लाया। बोला हे बनाने वाले, हे बनाने वाले, ये कैसा सितम ढा रहा है, क्यों जला जला के सता रहा है? अरे नाजुक कोमल हाथों की कुछ और बात थी, ये पहलवान क्यों धोने आ रहा है? बढ़िया बढ़िया। अभी आती एक चीज मैं बता दूं बाबूजी, क्योंकि मैं शादीशुदा कवि हूं, आप लोग जो शांति से बैठे हुए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं मैं शादीशुदा कवि हूं और मेरी कमजोरी है कि जब तक जी भर के पत्नी से गालियां और आपसे तालियां न सुन लो बैटरी चार्ज नहीं होती। वाह 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 वाह। क्योंकि जब से हुआ शादीशुदा। मैं आपको एक बात बता दूं, गुड्डू भाई जो कविता सुना रहे हैं ये वही रचना है जो वाह भाई वाह में शैलेश जी के सामने इन्होंने सुनाई थी। बर्तनों पे जब एक पति बर्तन धोने जाता है तो बर्तन भी आपस में बात करते हैं, वो जो बात करते हैं उसी बात पे कविता है। एक बार आपकी जोरदार तालियों के बीच में भाई गुड्डू शादीशुदा। भेद पहले खोल दो सारे कि कोई जब जैसे ही मैंने कुकर की तरफ अपना कदम बढ़ाया, सुनना बाबूजी जी, मैं जानता हूं आपके हाथों में सबका भविष्य है, पर मेरा वर्तमान चौपट मत कीजिए। नहीं नहीं, ये तो बस इस वक्त इनसे यही पूछ रही थी, कल उस सीरियल में वो सास मर गई थी या जिंदा? नहीं, ये बहुत बड़ा आभार आप लोगों का है। नहीं, ये बहुत बड़ा आभार आप सब लोगों का है कि वाकई में जैसा विनोद भाई ने पहले अभी कहा था कि यहाँ और भी कोई कार्यक्रम हो सकता था, लेकिन आपने संस्कृति को जिंदा रखा। ये बहुत बड़ी बात है कि एहसान आपका जो कविता को चुन रहे हैं, शादीशुदा के गम को खुशियों में बिन रहे हैं, और बार बार नमन आपका करता हूँ इसलिए क्योंकि जिसकी पत्नी भी नहीं सुनती उसे आप सुन रहे हैं। वाह वाह गुड्डू, लाजवाब, वाह।
तो जैसे ही मैंने बर्तन धोने के लिए बर्तनों की तरफ कदम बढ़ाया, मुझे देखते ही सबसे पहले कुकर चिल्लाया कि हे बनाने वाले, ये कैसा सितम ढा रहा है, क्यों जला जला के सता रहा है। नाजुक कोमल हाथों की कुछ और बात थी, ये पहलवान क्यों धोने आ रहा है। अभी आते ही मेरा हैंडल पकड़ के इधर से उधर पटकेगा। आदमी का स्वभाव होता है, वो आराम से बर्तन नहीं धोता, कभी गुस्सा अपनी बड़ा सारी वही निकलता कि अभी आते ही मेरा हैंडल पकड़ के इधर से उधर पटकेगा, गर्दन से सीटी निकाल कर अलग झटकेगा, मेरे जले हुए जख्मों पे जोर आजमाएगा। अरे मरहम की बात छोड़ो, ये तो सर्फ लगाएगा। पत्नी का सारा जोर मुझ पे दिखाता है। वो तारों वाला ब्रश होता है ना, दांत पीस पीस के चलाता है। संभलने का मौका मुझको नहीं एक बार देता है। वो रबड़ वाला रिंग भी उतार के फेंक देता है। 10 साल की गारंटी में था, घिस घिस के 4 घटा दिए। पहचान भी नहीं दिखा सकता, ISI मार्ग तक मिटा दिए। दुशासन तो कुछ भी नहीं, उसे भी ओवरटेक देता है। कपड़े तो होते नहीं है, मुझे उठा के फेंक देता है। बढ़िया। और ये ऐसा नहीं कि एक हम ही हैं जो ये दर्द उठाते हैं, इसे तो ससुराल के सारे रिश्ते हम बर्तनों में ही नजर आते हैं। वाह वाह वाह। सारे झूठे वादे थे, एक भी सच्चा नहीं किया। कल तवा पकड़ के कह रहा था, ससुर जी अच्छा नहीं किया। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। बढ़िया। ये चौथा तवा था, ये कुकर कह रहा है कि ये चौथा तवा था जो अपने संग सब मस्तियां ले गया है। आज सुबह कबाड़ी उस तवे की अस्तियां ले गया है। हाय हाय। और ये तो कुछ भी नहीं है, पत्थर लेकर रगड़ रहा था, बचने की आस नहीं। पत्थर लेकर रगड़ रहा था, बचने की आस नहीं। मैं चिल्लाया, अबे छोड़ दे, अबे छोड़ दे, वो कढ़ाई है, तेरी सास नहीं। परिस्थितियां से भड़ास आदमी निकाले तो कैसे निकाले, लेकिन छुरी से प्यार दिखाता है। धीरे धीरे सहलाता है। छुरी पे प्यार दिखाता है, धीरे धीरे सहलाता है। फिर छुरी चाहे स्टील की हो या फिर लोहे वाली हो, मानो सामने उसकी छुरी नहीं, उसकी अपनी साली हो। वाह 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 वाह। यूं तो मगरूर ही रहता है, वाह। साली से और चाकू से दूर ही रहता है। कि यूं तो मगरूर ही रहता है, चाकू से दूर ही रहता है। देख के चाकू दहशत इतनी कि दम ही निकलने वाला हो, मानो बर्तन के बीच अचानक नजर आ गया साला हो। आय हाय आय। अब कुकर के दिमाग में एक बात आई कि यार ये तो साले से डरता है। तो अगले ने क्या गुहार लगाई कि हे दाता, हे दाता, हे अन्नदाता, कर दो रूप निराला, इस योनि से दे छुटकारा, बना दो सबसे आला। नहीं हमेशा की खातिर, बस एक ही दिन का कहता हूँ, जख्मों का बदला लेना है, मुझे बना दो इसका साला। आहा आहा। अब कुकर का रोना देख के गैस चूल्हे ने आवाज लगाई, परेशान क्यों होता है, सुन ले मेरे भाई। अब कविता का दूसरा मोड़ सुनिएगा। और अब आपकी तालियां मैं चाहूंगा कि परेशान क्यों होता है, सुन ले मेरे भाई। अरे तू खुशनसीब है कि ये आदमी तुझे धोता है। तू खुशनसीब है कि ये आदमी तुझे धोता है। इसकी शक्ल तो देख, तुझसे ज्यादा प्रेशर तो खुद इसके ऊपर होता है। वाह वाह गुड्डू भाई वाह। मुझे देख, आटा वाटा सब कुछ झाड़ता है, सफाई तो छोड़ कपड़ा भी नहीं मारता है। बढ़िया। दाल का पानी, चाय की छन्नी, दाल का पानी, चाय की पत्ती, उबला दूध भी सहता हूँ। अरे खुद से भी नफरत हो जाए, इतनी गंदगी में रहता हूँ। बर्नर्स के सुरागों से छनकर जब कोई धातु आती है, तब कांप कांप कर मेरी लौ भी ये आवाज लगाती है कि भारत को स्वच्छ बनाने की ताबीर अभी अधूरी है। पत्नी करे या पति करे, पर सफाई बहुत जरूरी है। बहुत बहुत